नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम MPPSC एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे हैं इतिहास विषय की NCERT कक्षा 7 पर। इतिहास विषय की NCERT कक्षा 7 पर दोस्तों, इतिहास विषय की NCERT कक्षा 7 पर बातचीत कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है और आप लोग चैनल पर जा कर के पार्ट 1 और 2 को ज़रूर देखें। और साथियों, ये NCERT दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बिगिनर्स जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग पहले से तैयारी कर लिए हैं उनको भी एक बार रिवीजन के तौर पर इस सेशन को ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो को और किस तरह से आप लोगों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताने का कष्ट करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये जो हमारी 7वीं की NCERT हिस्ट्री सब्जेक्ट की है, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसमें हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग निश्चिंत रहें, हम इसको जो है तो अगले पार्ट तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे की बातचीत चैप्टर नंबर 4 मुग़ल साम्राज्य से। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 मुग़ल एम्पायर। ठीक है दोस्तों, मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल एम्पायर। तो अध्याय 4 मुग़ल साम्राज्य। दोस्तों, ये मेरा नाम है अखिलेश मिश्रा और मेरे द्वारा अभी तक क्लास 6 की चारों सब्जेक्ट की NCERT कवर कराई गई हैं इसी चैनल पर। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें और अपने जो नए सीखने वाले हैं, तो दोस्तों जो नए लर्नर हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और इनसे कुछ में कुछ है ना ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा आपके तैयारी में। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। मुग़ल काल। ठीक है दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य में हम देख लेते हैं मुग़लों का काल, मुग़लों का टाइम पीरियड कैसा था। आगे देखते हैं दोस्तों, मुग़ल भारत क्यों आए। सबसे पहला तो यही प्रश्न बनना चाहिए दोस्तों कि जो मुग़ल थे वो भारत क्यों आए। तो मुग़लों में सबसे पहले बाबर भारत आया। मुग़लों में सबसे पहले कौन आया दोस्तों? बाबर भारत आया। दरअसल बाबर फरगना का शासक था। तो बाबर कहाँ का शासक था दोस्तों? बाबर फरगना का शासक था। और फरगना वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान है ना रीजन में पड़ता है। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद फरगना का इसका उत्तराधिकार छीन लिया गया। तो बाबर के पिता की जब मृत्यु हो गई दोस्तों, तो जो इसका फरगना का उत्तराधिकार था इस पर दूसरों ने अधिकार कर लिया, मतलब इसको दूसरों लोगों ने छीन लिया। तब क्या हुआ दोस्तों? फरगना का शासन छीन जाने के बाद, जब फरगना का शासन क्या हुआ दोस्तों, बाबर से छिन गया, तो उसके बाद बाबर ने काबुल में शरण ले ली। कहाँ ली दोस्तों? काबुल, कंधार वाले इलाके में। तो काबुल आने के कारण बाबर भारत के काफ़ी निकट आ गया। और जैसे ही ये क्या हुआ दोस्तों, काबुल आया
तो काबुल आने के कारण ये क्या हुआ दोस्तों, भारत के काफ़ी नज़दीक आ गया था तथा उसने भारत की संपन्नता के बारे में काफ़ी चर्चा सुनी थी। और जो बाबर था दोस्तों, इसने क्या किया था, इसने दोस्तों क्या किया था, इसने भारत की संपन्नता के बारे में काफ़ी चर्चा सुन रखी थी। इसी कारण बाबर भारत की ओर आकर्षित हुआ। तो भारत बाबर की ओर ही क्यों आया, बाबर भारत की ओर ही क्यों आया दोस्तों, क्योंकि उसने क्या था, एक तो उसका जो तो फरगना का उत्तराधिकार था वो छिन गया था और वो काबुल में शरण लिया था। और तीसरी बात दोस्तों, वो भारत के काबुल में शरण लेने के कारण निकट आ गया था। और चौथी बात जो थी दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, कि भारत की संपन्नता के बारे में उसने काफ़ी चर्चा सुन रखी थी। तो इसी कारण से वो क्या हुआ दोस्तों, हमारे देश भारत की ओर आकर्षित हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। हालांकि इस दौरान बाबर ने अपने राज्य फरगना को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु असफल रहा। इस टाइम पीरियड में क्या किया, बाबर ने अपने राज्य फरगना को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसको प्राप्त कर नहीं पाया, है ना, प्राप्त करने में असफल रहा। अतः फरगना पुनः प्राप्त न करने की व्यवस्था तथा भारत की संपन्नता से प्रभावित होकर के दोस्तों, बाबर ने भारत की ओर अपना रुख किया तथा भारत में मुगल वंश की नींव रखी। तो क्या हुआ दोस्तों, फरगना पुनः प्राप्त न कर पाने के कारण, है ना, और भारत की संपन्नता से प्रभावित होकर के बाबर ने भारत की ओर अपना रुख किया और भारत में मुगल वंश की नींव रख दी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो भारत में मुगलों का आगमन किस तरह से होता है, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने 1520 से लेकर 1524 ईस्वी तक भारत पर 4 बार आक्रमण किया। तो 1520 से 24 तक इसने भारत पर कितनी बार दोस्तों, 4 बार आक्रमण किया था। और 1525 में 5वें आक्रमण से उसे सफलता मिली। और जो 1525 का इसका 5वां आक्रमण था दोस्तों, उससे इसको क्या मिली दोस्तों, सफलता मिली। ठीक है दोस्तों, तो उससे इसको क्या मिली थी दोस्तों, सफलता मिली थी। ठीक, किससे दोस्तों, 1525 में जो 5वां आक्रमण किया था इसने, उससे इसको क्या मिली थी दोस्तों, सफलता मिली थी। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई विजय के साथ बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य का बीजारोपण कर दिया। और 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में जो इसकी विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी को हराया था ना दोस्तों इसने। पानीपत प्रथम 1526 में क्या हुआ था, बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। और इसी से क्या हुआ था, यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य का बीजारोपण हो गया था, यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, बाबर्स किंगडम काबुल वाले इलाके से, है ना, पास में आ गया था भारत के। उस टाइम पीरियड पर इतना लंबा भारत था दोस्तों, भारत की भौगोलिक सीमा ज़्यादा बड़ी थी। तो इस तरह से दोस्तों ये जब ये अपने फरगना उज्बेकिस्तान इधर वाले रीजन में, है ना, फिर से अपनी सत्ता को नहीं जमा पाया, तो ये क्या किया, भारत की ओर कूच करता है और भारत में अंततः, है ना, 4 बार आक्रमण करता है और 5वें आक्रमण से इसको सफलता मिलती है। और अंततः 1526 में जो इसने क्या किया था, पानीपत में प्रथम लड़ाई लड़ी थी, उससे ही क्या हुआ, उससे क्या हुआ था दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी भारत में। तो आगे देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। शुरू कब हुआ दोस्तों, 1526 ईस्वी में शुरू हुआ और दोस्तों 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हो गया। मुगल काल का पहला शासक बाबर, मुगल काल का जो पहला शासक था वो दोस्तों कौन हुआ, बाबर हुआ। मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से जिसको जाना जाता है, ये सितंबर 1857 तक था। कब तक था दोस्तों, सितंबर 1857 तक था। इसी को अंग्रेजों ने क्या किया था दोस्तों, निर्वासित कर दिया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। 16वीं शताब्दी के जो युद्ध थे
उनमें तोप और गोलाबारी का क्या हुआ दोस्तों, पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। और बाबर ने क्या किया था दोस्तों, ये जो 16वीं शताब्दी में तोप और गोलाबारी वाले जो युद्ध थे उनका इस्तेमाल बाबर ने क्या किया था, पानीपत की पहली लड़ाई में, है ना, इफेक्टिव तरीके से किया था, तभी उसको जीत मिली थी। अब देख लेते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य प्रमुख अभियान और घटनाएं। 1526 से 1530 बाबर ने क्या किया दोस्तों, बाबर 1526 1530 क्या किया दोस्तों इसने, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। क्या कहता दोस्तों, इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया। कब हराया, 1526 ईस्वी में। और 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। तो 1527 में क्या हुआ दोस्तों, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में क्या किया, राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को बाबर ने हराया। और 1528 में चंदेरी के युद्ध में इसने क्या किया था दोस्तों, राजपूतों को हराया था। बाबर ने क्या किया दोस्तों, लगातार, है ना, 1526, 27 और 28 में 3 युद्धों में, पहले में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। दूसरे में 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा राजपूत राजा उनके समर्थकों को हराया था। और चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को फिर हराया 1528 में। तो इस तरह से बाबर के प्रमुख अभियान। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। और अपने मरने से पहले दोस्तों उसने क्या किया था, दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण, है ना, मुगलों का कंट्रोल स्थापित कर दिया था। हुमायूं देख लेते हैं दोस्तों, 1530, 1540 एवं 1555, 1556। हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था दोस्तों। हुमायूं का एक टाइम पीरियड पहला जो था वो क्या था, 1530 से 1540 और दूसरा वाला 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। हुमायूं वो पहला शासक था दोस्तों जिसने क्या था, अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद को बंटवाया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला और जो उसका प्रत्येक भाई था उसको क्या मिला दोस्तों, एक प्रांत मिला। उसके प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। तो उसका एक भाई था दोस्तों, उसका नाम क्या था, मिर्जा कामरान था। वो क्या था, बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके कारण ही हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने कमजोर पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। और शेर खान ने क्या किया था दोस्तों, हुमायूं को 2 बार हराया था, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। तो हुमायूं क्या था दोस्तों, जब कन्नौज का युद्ध 1540 में हारा तो ये इन पराजयों से भयभीत होकर के ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हुमायूं के जो प्रमुख काम थे दोस्तों तो क्या है, सबसे पहले तो उसने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत, है ना, प्रदान किया। और जो उनका भाई मिर्जा कामरान था उसके कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने कमजोर पड़ा और शेर खान से 2 बार हारा, चौसा के युद्ध में 1539 में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। और इन युद्धों के कारण ही उसको ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा टाइम पीरियड उसका जो था, तो ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उस समय ईरान का शासक कौन था दोस्तों, सफाविद शाह था, उसकी मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। और फिर क्या किया, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो इतिहासकार कहते हैं दोस्तों कि वह क्या था, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, दुर्घटना में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों,
अकबर आया, हुमायूं के बाद अकबर। आप लोग क्रम भी याद रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं का बेटा दोस्तों, हुमायूं का बेटा अकबर। और अकबर का बेटा कौन था दोस्तों, आगे देखते हैं। तो अकबर क्या था, 1556 1605 ईस्वी, 1556 1605 ईस्वी इसका क्या था, टाइम पीरियड था, शासनकाल के टाइम पीरियड था। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। अकबर कब सम्राट बना था दोस्तों, 13 साल की उम्र में ही क्या था दोस्तों, ये सम्राट बना। और उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। और इसका जो शासनकाल था दोस्तों, उसको 3 समय अवधियों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक तो 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। तो इस बीच क्या था, पहले तो 1556 से 1570 तक बैरम खान के संरक्षण में काम किया, फिर उनसे स्वतंत्र हुआ। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। फिर उसने क्या किया दोस्तों, सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए है ना सैन्य अभियान चलाए। और 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो चित्तौड़ पर कब इसने जो है तो क्या किया, कब्जा किया दोस्तों, तो 1568 में। सिसोदियों की राजधानी उस टाइम पीरियड पर चित्तौड़ हुआ करती थी। तो और रणथंभौर का जो इलाका था वहां पर 1569 में, तो 1568-69 में इसने क्या किया था दोस्तों, क्रमशः चित्तौड़ और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं 1570, दूसरा टाइम पीरियड इसका जो था 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। और 1570 से दोस्तों 1585 के मध्य इसने क्या किया था, गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया था। इन अभियानों के पश्चात उसे पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अभियान चलाए। पहले उसने क्या किया था दोस्तों, जो पूर्व की ओर बिहार, बंगाल, उड़ीसा थे, उनमें भी क्या किया, विजय अभियान चलाया, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। और जो 1579-80 का टाइम पीरियड था, उसमें जो मिर्जा हाकिम का पक्ष में जो विद्रोह हुआ था, उसने इसको और कॉम्प्लेक्स बना दिया था। तीसरा टाइम पीरियड इसका 1585 से 1605 ईस्वी था, है ना। इस टाइम पीरियड में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। और उत्तर पश्चिम में क्या चलाए गए दोस्तों, अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया। और जिस सफाविदों ने क्या किया था दोस्तों, हुमायूं की मदद करके दिल्ली पर फिर से है ना शासन स्थापित करवाने में भूमिका अदा की थी, उनको इन्होंने अकबर ने क्या किया था, हरा करके कांधार पर क्या कर लिया था दोस्तों, कब्जा किया। और कश्मीर को भी जोड़ लिया। और जो कश्मीर एरिया था दोस्तों, उसको भी इसने क्या किया, जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। तो अकबर ने क्या किया दोस्तों, जैसे ही मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इसने काबुल को भी क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। तो अकबर ने क्या किया, दक्कन के अभियानों की भी शुरुआत की और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में उसने अपने राज्य में क्या कर लिया दोस्तों, मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। और ये जो सलीम था दोस्तों, सलीम के विद्रोह के कारण अकबर की जो सत्ता थी वो क्या हो गई दोस्तों, लड़खड़ा गई। और यही सलीम आगे चल करके जहांगीर कहलाया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं जहांगीर का टाइम पीरियड 1605-1627। ठीक है दोस्तों, लगभग कितने वर्ष दोस्तों, लगभग ये 22 वर्षों शासन किया इसने। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया।
तो जहांगीर जो अकबर का क्या था दोस्तों, पुत्र था, इसने क्या किया था, अकबर का जो सैन्य अभियान था उसको आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। और इसी के टाइम पीरियड पर क्या किया था, जो मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह थे, उन्होंने क्या कर लिया, मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो सिख थे, अहोम थे और अहमदनगर थे, उनके खिलाफ क्या किया गया, अभियान चलाया गया, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। और जहांगीर के ये अभियान है ना, सिखों, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ जो अभियान चलाया गया वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर के शासन के जो अंतिम समय था, है ना, अंतिम साल थे, उसमें जो राजकुमार खुर्रम था, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने क्या किया दोस्तों, विद्रोह कर दिया। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। और जो जहांगीर की पत्नी थी दोस्तों, नूरजहां, उसने क्या किया था, शाहजहां को, है ना, किनारे करने की कोशिश की, लेकिन उसके जो प्रयास थे वो सफल नहीं हुए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, समझते चलिएगा आप लोग, ये नहीं कि केवल मैं ही समझता जाऊं, है ना, आप लोग भी समझे, ये मेरा प्रयास है। शाहजहां 1627 1658 ईस्वी, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया। तो अफगान का जो जहान लोदी था, उसने क्या किया, विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ। और क्या हुआ दोस्तों, अहमदनगर के खिलाफ भी क्या हुआ, अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। ओरछा पर क्या कर लिया गया दोस्तों, कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। उज्बेकों के विरुद्ध भी क्या हुआ दोस्तों, बल्ख पर कब्जा करने के लिए अभियान हुआ, जो असफल रहा, जो सफल नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। और परिणाम समूह शाहजहां का टाइम पीरियड में ही क्या हुआ, कांधार फिर से सफाविदों को मिल गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। और 1632 के टाइम पीरियड में क्या हुआ, अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। और जो बीजापुर की सेनाएं थी, उसने क्या किया, सुलह के लिए, समझौते के लिए आग्रह किया, निवेदन किया। और 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इस समय औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। और क्या हुआ दोस्तों, इसमें औरंगजेब जो था वो जीत गया और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया था। तो आगरा की कैद में शाहजहां को, है ना, उसकी जो बची हुई जिंदगी थी उसके लिए वहां कैद कर दिया गया था। अब देख लेते हैं दोस्तों 1658 से 1707। औरंगजेब 1658 से 1707 का टाइम पीरियड कौन सा था दोस्तों, औरंगजेब का था। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले बाबर को देखा, बाबर के बाद हमने देखा हुमायूं को, हुमायूं के बाद देखा हमने अकबर को, और अकबर के बाद देखा हमने दोस्तों, अकबर के बाद हमने देखा जहांगीर को, और जहांगीर के बाद हमने खुर्रम शाहजहां को देखा, और शाहजहां के बाद हमने क्या देखा दोस्तों, अब हम देखेंगे औरंगजेब को। ठीक है दोस्तों, तो हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अब देखेंगे औरंगजेब। और इनके बाद आ जाएंगे दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो औरंगजेब देख लेते हैं दोस्तों। 1663 में उत्तर पूर्व के अहोमों की पराजय हुई। उत्तर पूर्व में क्या हुआ दोस्तों, जो अहोम साम्राज्य था वो पराजित हुआ, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1680 में फिर से विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली।
और जो उत्तर पश्चिम का इलाका था दोस्तों, वहाँ पर जो यूसुफ जई जाति के लोग थे और जो सिखों के विरुद्ध अभियान हुए थे, उसमें पूरी तरह तो नहीं पर अस्थायी सफलता औरंगजेब को मिली थी। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। और मारवाड़ के जो क्या थे दोस्तों, राजपूत थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति। इसका कारण था दोस्तों उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। और क्या था दोस्तों, जो उत्तराधिकार के मामले होते थे उसमें मुगल क्या करते थे, हस्तक्षेप किया करते थे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। जो शिवाजी था उसका अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। और शिवाजी जो आगरा में स्थित मुगल कैदखाना था उससे भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। और अंत में क्या हुआ दोस्तों, वो सफाविद ईरान चला गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दूसरा इसका जो टाइम पीरियड था, तो अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध क्या भेजी दोस्तों, सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व के अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद फिर से उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो अब इसमें हम क्या सीखेंगे, अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों, क्या सीखेंगे हम कि मुगल कौन थे, है ना, मुगल सैन्य अभियान कैसे चलाए गए, उत्तराधिकार में मुगल परंपराएं कैसी थी, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, और 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य किस प्रकार था। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुगल कौन थे। तो मुगल कौन थे, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। तो मुगल कौन थे दोस्तों, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। तो जो मुगल थे दोस्तों, तो अपनी माता की ओर से क्या थे, चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो मुगल क्या थे दोस्तों, माता की ओर से, है ना, मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से तुर्की के शासक, है ना, तैमूर के वंशज थे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल कौन थे, तो आप बताएंगे कि मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, है ना, माता की ओर से चंगेज खान के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी, और पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। आगे देखते हैं दोस्तों। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो मुगल थे दोस्तों, वो अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो चंगेज खान से जुड़ी हुई यादें थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के, है ना, कई सौ व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। दूसरी तरफ दोस्तों, जो मुगल थे वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि जो महान पूर्वज था वो क्या था, 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।
अब देख लेते हैं मुगल सैन्य अभियान को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रथम मुगल शासक 1526-1530 बाबर था। उसने क्या किया, जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। जब बाबर क्या था दोस्तों, फरगना का शासक बना था, उस टाइम पर उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। और क्या हुआ था दोस्तों, मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी जो पैतृक गद्दी थी, है ना, जो उसका क्या था, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे दोस्तों, गद्दी पर बैठते थे, वो गद्दी उसको छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और कई सालों तक वो क्या था दोस्तों, इधर उधर भटकता रहा और उसके बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा अपने कब्जे में कर लिया। और उसने क्या किया दोस्तों, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को क्या कर लिया दोस्तों, अपने कब्जे में कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं कैसी थी। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुगल क्या करते थे दोस्तों, है ना, कि जो बड़ा बेटा है ना, वही क्या करेगा, अधिकार प्राप्त करेगा। इस नियम में वो विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो जिसमें जो बड़ा बेटा होता था दोस्तों, अपने पिता के साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो उत्तराधिकार के लिए वो क्या करते थे, मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो जिसमें क्या किया जाता था दोस्तों, उत्तराधिकार का विभाजन सभी बेटों में कर दिया जाता था, सभी पुत्रों में कर दिया जाता था। अब मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो मुगलों ने क्या किया दोस्तों, उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किया जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। और राजपूत क्या है दोस्तों, इसका एक अच्छा उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। तो अनेक शासकों ने क्या किया दोस्तों, मुगल घराने में अपनी बेटियों का, अपनी पुत्रियों का विवाह करके, है ना, बड़ा पद प्राप्त किया और कईयों ने क्या किया, विरोध भी किया। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें अपनी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। तो जो उनकी जागीरें थी दोस्तों, जो उनकी जागीरें थी, जो उनका इलाका था, उनको वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। तो जो मुगल थे दोस्तों, वो क्या करते थे, पराजित तो कर देते थे लेकिन किसी शासक को वो अपमानित नहीं करते थे, है ना। तो पराजय करने के बाद वो अपमानित नहीं करते थे। और ये जो उन्होंने सावधानी से संतुलन बनाया था, तो इसकी वजह से उनका क्या हुआ दोस्तों, जो अनेक शासक थे, राजा थे और जो सरदार थे, वो उनको प्रभावी मानने लगे। आगे देखते हैं दोस्तों, मनसबदार और जागीरदार कौन थे। तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया।
तो इन्होंने क्या किया, शुरू शुरू में तो ज़्यादातर जो सरदार थे, है ना, तुरानी थे, उन्हीं को शामिल किया था, लेकिन बाद में ये छोटे छोटे समूहों के साथ, है ना, शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी अपने में सम्मिलित कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो मुगलों की सेवा में जो आने वाले नौकरशाह थे, मतलब जो मुगलों की सेवा में जो काम करने वाले, है ना, नौकर चाकर थे, वही क्या कहलाए दोस्तों, मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो मनसब का मतलब था दोस्तों कि उनको क्या मिलती थी, सरकारी हैसियत। जैसे आज की टाइम पीरियड पर दोस्तों नौकरशाह का मतलब है ना, सरकारी सेवा में, उसी तरह से कुछ पहले भी क्या होता था, जो मनसब होते थे दोस्तों, तो वो सरकारी हैसियत में उनको कुछ न कुछ क्या होता था, पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। ये क्या था दोस्तों, मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। क्या किए जाते थे दोस्तों, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। तो मनसबदार क्या करते थे दोस्तों, अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में, जो भूमि क्या करती थी दोस्तों, राजस्व देती थी, तो उस भूमि के रूप में क्या करते थे, पाते थे, उस भूमि को ये पाते थे और क्या करते थे, उस भूमि को ये लोग जागीर कहा करते थे। परंतु मनसबदार अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। लेकिन जो मनसबदार होते थे दोस्तों, जो नौकरशाह उस टाइम पीरियड के होते थे, वो अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। जो जमीन उनको राजस्व एकत्रित करने के लिए, है ना, वेतन के रूप में, है ना, मिलती थी, जिससे वो राजस्व एकत्रित करते थे, तो वो क्या था दोस्तों, उस वहाँ पर ये नहीं रहा करते थे और न ही उस पर प्रशासन करते थे, और उस पर ये प्रशासन भी नहीं किया करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। और उनके पास क्या था दोस्तों, उनके पास केवल, है ना, उनकी जो जागीरें थी, उनसे केवल वो राजस्व एकत्रित कर सकते थे, न तो वहाँ पर रह सकते थे और न ही वहाँ पर प्रशासन कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, और ये जो राजस्व होता था, तो जो क्या होते थे, मनसबदार के नौकर होते थे, वो उसको एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। और वो क्या करते थे दोस्तों, जो देश था, है ना, उसके अलग अलग जो है तो हिस्सों में, है ना, सेवा, मुगलों की सेवा देते रहते थे, मुगलों को सेवा देते रहते थे। तो अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। तो जो अकबर था दोस्तों, वो अपने टाइम पीरियड में क्या करता था, ये जो जागीरें थी, इनका सावधानी पूर्वक आकलन करता था, है ना, इनको देखता रहता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, ताकि जो इनका राजस्व है वो मनसबदार के वेतन के क्या रहे, तकरीबन मतलब बराबर रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। अब जो राजस्व प्राप्त होता था दोस्तों, तो मनसबदार के वेतन से बहुत कम हो गया। किसके टाइम पीरियड में, औरंगजेब के शासनकाल में। तो मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो मनसबदारों की जो संख्या थी दोस्तों, उसमें भी क्या हुआ, अत्यधिक ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। ज़्यादा देर तक तो उनको जागीर ही नहीं मिल पाती थी। तो इन कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। जब मनसबदार अधिक हो गए दोस्तों, तो जागीरों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। तो कई जागीरदार क्या किया करते थे दोस्तों, जागीर जब उनको मिलती थी, तो ऐसे अब वो प्रयास करते थे कि जितना राजस्व हो सके उस टाइम पीरियड पर वो वसूल ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो जो किसान थे दोस्तों, तो किसानों को क्या करना पड़ा, मुसीबत का सामना करना पड़ा। किसके टाइम पीरियड पर, औरंगजेब के टाइम पीरियड पर।
अब देख लेते हैं दोस्तों जब्त और जमींदार। जब्त क्या है और जमींदार क्या थे? तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो जो मुगल थे दोस्तों, उनकी आमदनी का क्या था? प्रमुख जो साधन था वो क्या था? जो किसान थे उनकी उपज से जो राजस्व मिला करता था, तो वही राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या राजस्व स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो अधिकतर जो स्थान थे दोस्तों, वहाँ पर क्या था? किसान ग्रामीण कुलीनों, जो गांव का क्या होता था दोस्तों? मुखिया होता था या स्थानीय सरदार होता था, उसी के माध्यम से क्या होता था? राजस्व देते थे। लेकिन समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो है ना, जितने भी मध्यस्थ थे, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, सभी को मुगल एक ही शब्द दिया करते थे सभी के लिए, और वो क्या था? जमींदार था। आगे देखते चलते हैं दोस्तों। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते चलते हैं। प्रत्येक सूबे को, सूबा मतलब प्रांत, तो प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में विभाजित किया गया और प्रत्येक प्रांत को क्या किया गया दोस्तों? राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई और सभी के लिए क्या किया गया दोस्तों? राजस्व दर की अलग अलग सूचियां बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता, और राजस्व प्राप्त करने की ये जो व्यवस्था थी दोस्तों, इसको क्या कहा गया? जब्त कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। सावधानी पूर्वक क्या करते थे दोस्तों? उनका हिसाब रख सकते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। तो कुछ क्षेत्रों में क्या था? जमींदार इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो मुगल प्रशासकों द्वारा यदि शोषण किए जाने की स्थिति उत्पन्न होती थी तो वो विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे, और कभी कभी क्या होता था दोस्तों? एक ही जाति के जो जमींदार होते थे और किसान होते थे, वो मिल करके क्या करते थे? मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों? 17वीं शताब्दी के अंत में ऐसे जो किसान विद्रोह थे, उन्होंने क्या किया? मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। आप देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है, एकदम सीधे सीधे हमारी एनसीईआरटी से क्या हो रहा है दोस्तों? कनेक्ट हो रहा है। देख लेते हैं क्या प्रश्न था। तो मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर। तो दोस्तों, जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। और जागीरदारों के लिए किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, दो स्टेटमेंट दिया गया था और इसमें इस कूट का प्रयोग करके उत्तर देना था। ये प्रश्न दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ, है ना, तो ताकि आप लोग जो है तो पढ़ते समय, है ना, कंटेंट से अपने क्या करें, है ना, क्वेश्चंस बनाते चलें। इस तरह से दोस्तों अकबर की जो नीतियां थी, अब इसको देख लेते हैं। तो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण
अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। तो प्रशासन के जो मुख्य अभिलक्षण थे तो उसको किसने निर्धारित किया था? अकबर ने निर्धारित किया था। और इनका क्या है दोस्तों? विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। जिनको क्या कहा जाता था दोस्तों? सूबा कहा जाता था। अबुल फजल क्या था दोस्तों? अकबरनामा आईने अकबरी का है ना रचयिता था, अकबर के दरबार में रहता था। और इसने क्या किया था दोस्तों? अबुल फजल ने बताया था कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। और ये जो सूबे थे दोस्तों, इनमें जो प्रशासन करता था तो उसको क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था। क्या करते थे दोस्तों? जो सूबेदार होते थे वो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वृत्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। तो जो प्रांत में वृत्तीय अधिकारी होता था वो दीवान कहलाता था, और जो प्रशासक होता था जो राजनीतिक और सैनिक दोनों कार्यों का निर्वहन करता था वो सूबेदार कहलाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। और ये जो सूबेदार होता था दोस्तों, तो इसको कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो अन्य अधिकारी थे है ना, वो क्या कर सकता था? इन अधिकारियों का सहयोग ले सकता था। जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, जो क्या थे? वेतन के रूप में है ना, जो सैनिक थे। और सदर मतलब धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। तो सदर कौन होता था दोस्तों? तो सदर क्या था दोस्तों? धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। और बख्शी क्या था दोस्तों? सैनिक वेतनाधिकारी था। बख्शी क्या होता था दोस्तों? सैनिक वेतनाधिकारी हुआ करता था, जो क्या करता था? सूबेदार को सहयोग देता था। फौजदार सेना नायक होता था और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। और फौजदार क्या था दोस्तों? सेना नायक होता था, सेनापति होता था। और कोतवाल क्या था दोस्तों? नगर का पुलिस अधिकारी। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। तो जो अकबर के अभिजात थे वो क्या थे? बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। लेकिन 17वीं शताब्दी तक क्या था दोस्तों? जो अभिजात थे वो क्या थे दोस्तों? अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। ये देखिए दोस्तों, अकबर कालीन ये क्या है? 1605 का मानचित्र है ना। काबुल, कांधार, श्रीनगर, लाहौर, इधर ये पूरा इसका क्या था दोस्तों? शासन हो गया था बरार अहमदनगर तक, है ना। इधर गोलकुंडा, बीजापुर। तो इस तरह से दोस्तों आगे देखते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी और उसके बाद क्या था? मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या थी? तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। तो मुगल जो साम्राज्य था दोस्तों, उसकी जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता थी, सैनिक निपुणता थी, है ना, उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आर्थिक और वाणिज्यिक प्रगति हुई थी। विदेशी यात्रियों ने इसे धनी देश बताया। और जो विदेशी यात्री थे तो उन्होंने क्या बताया? मुगल के इस टाइम पीरियड को धनी देश बताया था। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। लेकिन यही जो यात्री थे जिन्होंने इसको धनी देश बताया था, उन्होंने ही जो दरिद्रता थी यहाँ की तो उसको देख करके है ना भ्रमित हो गए थे। सामाजिक असमानताएं साफ साफ दिखाई पड़ती थी। तो जो सामाजिक असमानताएं थी दोस्तों, समाज में फैली जो असमानताएं थी वो एकदम साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5-6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% वेतन के रूप में दिया जाता था। तो 61.5% क्या होता था दोस्तों? वेतन के रूप में दिया जाता था।
मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। तो जो मुगल सम्राट और उनके मनसबदार थे वो अपनी आय का बहुत बड़ा भाग क्या करते थे, वेतन और वस्तुओं पर ही लगा दिया करते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। और इस तरह के जो खर्चे होते थे दोस्तों, तो इससे क्या होता था, जो शिल्पकार थे और जो किसान थे उनको लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। चूंकि वो क्या करते थे दोस्तों, वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। तो जो क्या था दोस्तों, राजस्व का भार इतना ज़्यादा था कि जो प्राथमिक उत्पादक किसान और शिल्पकार थे उनके पास निवेश के लिए बहुत कम धन बच पाता था। इन में से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। जो ज़्यादा गरीब थे दोस्तों वो क्या थे, बड़े मुश्किल से क्या अपना पेट भर पाते थे, अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर पाते थे। तो वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। तो जो इस तरह की अर्थव्यवस्था में जो ज़्यादा धनी किसान होते थे, जो ज़्यादा धनी शिल्पकारों के समूह होते थे, व्यापारी और महाजन थे, वो क्या थे दोस्तों, ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। तो जैसे जैसे क्या हुआ दोस्तों, मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे जो उसके अलग अलग क्षेत्रों के सम्राट थे, सम्राटों के जो सेवक थे, उन्होंने स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इस तरह से इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों ने अपना नियंत्रण जमाया। और हैदराबाद एवं अवध जैसे जो प्रांत थे, इसी टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया, अपने कंट्रोल को जमा लिया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। लेकिन क्या था दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक क्या था, साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना लिए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मतांधता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। मतांधता मतलब मत को, है ना, मत का अंधा अनुकरण कर लेना, है ना। ऐसा अगर कोई कहे, है ना, जिसको अधिकार हो और वो आशा भी करे कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसको क्या कर ले, सभी स्वीकार कर लें, तो ये मतांधता कहलाएगी। मतांधता किसी के मत को, है ना, बिना जांचे परखे मान लेना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, मतांधता कहलाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 6, नगर व्यापारी और शिल्पी जन। नगर व्यापारी और शिल्पी जन तो स्पेशल है दोस्तों बाई अखिलेश मिश्रा। आगे देखते हैं मध्यकालीन दक्षिण भारत का इतिहास 100वीं से 1200 ईस्वी तक। इसको हमने शुरू में देख लिया था दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको हमने देख लिया था। आगे देखते हैं जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट। हम क्या पढ़ेंगे, चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, छोटे नगरों का संजाल, बड़े और छोटे व्यापारी नगरों में शिल्प, हम्पी, मसूलीपट्टनम, सूरत, नए नगर और व्यापारी। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए दोस्तों
एक एक करके देखते चलते हैं। ये मैप है। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख जो केंद्र थे, है ना, देख लेते हैं दोस्तों। वृंदावन था, पुष्कर था, है ना, अजमेर, अहमदाबाद, सूरत भी, दरबार, गोलकुंडा, मसूलीपट्टनम, हम्पी, यहाँ पे जो है तो कोष्टक में कोड किया गया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर की 1000 वर्ष पहले की यात्रा एक कल्पना के रूप में है। तो चोल राजाओं की राजधानी जो थी दोस्तों क्या थी? तंजावुर थी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो 1000 वर्ष पहले की यात्रा की एक कल्पना के रूप में ये है दोस्तों चित्र, ये फिगर है। आगे देखते हैं दोस्तों। वर्ष भर बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती थी। तो जो ये सुंदर नगर था दोस्तों, इसके पास साल भर बहने वाली कावेरी नदी बहती थी। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो राजा राज चोल थे उनके द्वारा जो निर्मित राज राजेश्वर मंदिर था, उसकी घंटियां क्या थी दोस्तों, यहाँ पर बजती हुई सुनाई देती थी। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे। तो जो लोग नगर के वास्तुकार उस टाइम पीरियड पर कौन था? कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन, याद रखेंगे नाम। वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया था। अब इसका नाम क्यों पता चलता है दोस्तों? इसलिए पता चला क्योंकि इसने क्या किया था, गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर, है ना, लिख दिया था। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। और ये जो मंदिर है दोस्तों, इसके भीतर क्या है, एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। और इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं। और इस मंदिर के अलावा दोस्तों जो नगर है उसमें क्या है, अनेक राजमहल हैं। और इनमें क्या बना है, कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। राजा जो थे दोस्तों वो इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। और यहीं से वो क्या करते थे दोस्तों, अपने अधीनस्थों के लिए आदेश भी दिया करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने थे। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। आगे देखते हैं दोस्तों। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के शालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो यहाँ क्या था दोस्तों, कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तो तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। तो जो शासक थे दोस्तों वो क्या करते थे, अलग अलग देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दिखाने के लिए मंदिर बनाया करते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मंदिरों को क्या करते थे दोस्तों, भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। और उन्हीं मंदिरों की आय से क्या होता था दोस्तों, जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनको क्या किया जाता था, नियम पूर्वक पूरा किया जाता था। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन भी कराया जाता था। और जो तीर्थ यात्री आते थे और जो पुरोहित पंडित होते थे उनको
उसी से भोजन भी कराया जाता था और पर्वोत्सव भी मनाए जाते थे। तो क्या किया जाता था दोस्तों, तीर्थयात्रियों पुरोहितों को भोजन तथा पर्वोत्सव, अगर कोई पर्व होता था तो वहीं पर मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे, और जो मंदिर देखने आते थे तो वो भी क्या करते थे, दान दक्षिणा देते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। तो जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे, कार्यकर्ता थे दोस्तों, वो क्या किया करते थे, मंदिर के पैसे को व्यापार एवं साहूकारी में लगा देते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, जो मंदिर के नगर थे उनका क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ। आगे देखते हैं, इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल स्वामिन, भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। जैसे क्या है दोस्तों, भिल स्वामिन का जो मंदिर मध्य प्रदेश में है भिलसा या विदिशा में, और जो गुजरात में सोमनाथ है। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर जो तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। ये क्या है दोस्तों, मंदिर नगरों के उदाहरण हैं। तिरुवन्नमलाई तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। जो तीर्थ स्थल थे दोस्तों, वो भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, और वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के क्या हैं दोस्तों, उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। वो क्या बन गया था दोस्तों, सूबा बन गया था, है ना, जिसका प्रमुख क्या होता था, सूबेदार होता था। तो यह नगर धार्मिक सहअस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। और ये नगर क्या करता है दोस्तों, जो धार्मिक रूप से साथ साथ रहने का, है ना, अस्तित्व है, तो उसका क्या करता है, एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं सदी में बस गए थे, और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। तो अजमेर के पास ही क्या है दोस्तों, पुष्कर सरोवर है, और यहीं पर क्या है, प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, छोटे नगरों का संजाल नेटवर्क। छोटे नगरों का संजाल दोस्तों कैसा था, छोटे नगरों का नेटवर्क किस तरह से फैला था। तो 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, मंडपिका होती थी, है ना, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, आमतौर पर रहती थी, और आसपास के जो गांव वाले थे अपनी उपज को बेचने के लिए यहीं पर उपज को ले आते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, जो गलियां थी और वहां जो दुकानें एवं बाजार थे तो उनको हट कहा जाता था, बाद में हाट कहा जाने लगा। पहले हट कहा जाता था, लेकिन बाद में उसको क्या कहा जाने लगा, हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। आदि के क्या होते थे दोस्तों, अलग अलग बाजार होते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। तो कुछ व्यापारी क्या करते थे दोस्तों, नगर में स्थायी रूप से रह करके अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ क्या करते थे,
व्यापारी नगर नगर घूमकर, है ना, खरीदने बेचने का व्यापार किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए क्या करते थे, जाया करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे। उन स्थानीय मंदिरों को क्या करते थे दोस्तों, कर के संग्रहण का अधिकार प्रदान कर देते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, जिनका निर्माण उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों के द्वारा कराया गया होता था, ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। तो अभिलेखों में किया गया है ना, जो आज भी पाए जाते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी कैसे थे दोस्तों, तो कई प्रकार के हुआ करते थे। बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे। जो घोड़ों के व्यापारी थे दोस्तों, वो क्या करते थे, अपना संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से वह मुखिया क्या करता था दोस्तों, उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से क्या करता था दोस्तों, बात करता था। और फिर क्या होता था दोस्तों, आगे देख लेते हैं। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। तो वो व्यापारी क्या थे दोस्तों, उनको अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर जाना पड़ता था, इसलिए वो आमतौर पर क्या करते थे, काफिला बना लेते थे और एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल, दक्षिण भारत में दोस्तों 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। तो दक्षिण भारत में क्या था दोस्तों, 8वीं शताब्दी और जो परवर्ती काल था उसमें अनेक ऐसे संघ बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, जो काफिले बनाकर, है ना, व्यापार करते थे, उनके द्वारा बनाए गए थे। आप देख लेते हैं दोस्तों आगे, उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे, मणिग्रामम और नानादेशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक क्या करते थे दोस्तों, व्यापार करते थे। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। ठीक है दोस्तों, तो जो क्या थे, सबसे प्रसिद्ध थे वो मणिग्रामम और नानादेशी थे। और क्या थे, उसके बाद व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बने थे। आगे देखते हैं दोस्तों, गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। तो जो गुजरात के व्यापारी थे दोस्तों, उसमें हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, उस टाइम पीरियड पर इसको अफ्रीका कहा जाता था, तो दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। तो वे दूर दूर तक, है ना, लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। क्या करते थे दोस्तों, ये जो पत्तन थे वहाँ पे ये क्या करते थे, कपड़े बेचते थे, मसाले बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत तथा दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के बर्तन और चांदी लाते थे। तो सोना और ये हाथी दांत है दोस्तों।
पश्चिमी तट के नगरों में अरबी शासक, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े जो थे दोस्तों, तो लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में, है ना, ले जाते थे और उनसे व्यापार में क्या होता था, बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। और जो भारतीय सूती कपड़ा था दोस्तों, वो बहुत ही क्या था, उस टाइम पीरियड में अच्छा लगने वाला था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई और यही चीज़ें क्या थी दोस्तों, जो यूरोपीय व्यापारी थे उनको भारत की ओर खींच ले आई। इस तरह से दोस्तों हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे नगरों में शिल्प। नगरों में शिल्प कैसा था, तो बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया। तो जो बीदर के शिल्पकार थे वो तांबे और चांदी में क्या किया करते थे, जड़ाई का काम करते थे और इतना अधिक प्रसिद्ध हुए कि ये जो पूरी शिल्पकारी थी तो उसका नाम ही क्या हो गया, बीदरी हो गया। बीदर के नाम पर बीदरी हो गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। तो ये क्या थे दोस्तों, यदि मंदिर का निर्माण कराया जाता था तो इन्हीं से, पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जो था उन्हीं से कराया जाता था इस तरह के कार्य। जैसे सुनार हो गया, कसेरे हो गए, लोहार, है ना, राजमिस्त्री और बढ़ई, ये सब पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय के लोग किया करते थे इन कामों को। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दिया करते थे। और वो क्या करते थे दोस्तों, मंदिरों को भारी दान दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यापार बन गया था, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो इनके लिए क्या होता था दोस्तों, जो विशेषज्ञ व्यक्ति होते थे वही इन कामों को किया करते थे। किन कामों को, कपास को साफ करने का, है ना, कटाई करने का और रंगने का काम। आगे देखते हैं दोस्तों, शहरों के बदलते हुए भाग्य। शहरों के भाग्य कैसे बदले। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। तो जो मुर्शिदाबाद था दोस्तों, वहाँ के रेशमी वस्त्र, वो क्या था, रेशमी वस्त्रों का उस टाइम पीरियड पर प्रमुख केंद्र बन गया था। लेकिन 1704 में क्या हुआ, बंगाल की राजधानी जब बन गई तो उसी में उस समय क्या हुआ, ये जो यहाँ के, है ना, क्या हुए थे दोस्तों, यहाँ के जो बुनकर थे, है ना, वो क्या हुए, इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों से प्रतियोगिता नहीं कर पाए और इनका क्या हुआ दोस्तों, सितारा डूब गया। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र। ये देखिए दोस्तों, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र में देख लेते हैं दोस्तों। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। तो हम्पी नगर कहाँ है दोस्तों, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है।
यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। ये क्या था दोस्तों, 1336 में जो विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था उसका क्या था दोस्तों, केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। तो हम्पी का जो शानदार खंडहर है उनसे क्या पता चल रहा है कि उस शहर का जो किलेबंदी थी वो क्या थी, बहुत जो है तो उत्कृष्ट कोटि की थी, मतलब उत्कृष्ट प्रकार की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गोरे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है। तो गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग उसमें नहीं किया गया है। और शिलाखंडों को आपस में फंसा कर गूंथा गया था, और जो शिलाखंड थे उन्हीं को आपस में फंसा करके गूंथ दिया गया था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी, और ये जो हम्पी था दोस्तों इसकी जो वास्तुकला थी वो क्या थी, है ना, कॉम्प्लेक्स ही थी, अलग ही प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थी, और वहाँ के जो भावी वो जो वहाँ के दोस्तों जो शाही भवन थे, मतलब राजा महाराजाओं के जो क्या हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, भवन हुआ करते थे, वहाँ पर क्या था, भव्य मेहराब और गुंबद भी था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियां को रखने के लिए आले बने हुए थे। आले मतलब दोस्तों जो अब हम लोग अलमारी बनाते हैं उसको कह रहे हैं। यहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी में के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। तो हम्पी क्या था दोस्तों, अपने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था, मतलब चर्चा में बना रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुर्रों मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चिट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, हम्पी का जो बाजार था उसमें मूरों मुस्लिम सौदागर, है ना, और चिट्टियों पुर्तगालियों जो यूरोपीय व्यापारियों के एजेंट थे उनका जमघट जमावड़ा लगा रहता था। अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। और उस टाइम पीरियड में क्या होता था, जो अतिथि होते थे उनका स्वागत सत्कार भी होता था, और साथ में क्या होता था, नजराने और उपहार भी लिया जाता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो हम्पी का विनाश कैसे हुआ दोस्तों, जो 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासक थे उनके हाथों क्या हुआ दोस्तों, विजयनगर की पराजय हुई और हम्पी का क्या हो गया दोस्तों, विनाश हो गया, हम्पी का नष्ट हो गया। हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवारों का ये क्या है दोस्तों, ये दीवारों का क्या है दोस्तों, टूटी हुई दीवारों का ये दृश्य देखिए किस तरह से क्या किया गया था, पत्थरों को गूंथ करके बनाया गया था। ये पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। ये दोस्तों पीतल के क्या है दोस्तों, मोमबत्ती दान है, इसमें क्या है, काला आवरण बना है। सूरत देखो दोस्तों, पश्चिम का प्रवेश द्वार था। सूरत उस टाइम पीरियड पर क्या था दोस्तों, पश्चिम का प्रवेश द्वार था। सूरत मुगल काल में कैम्बे आज के खंभात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। तो सूरत क्या था दोस्तों, ओरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए प्रमुख क्या था दोस्तों, द्वार था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तो जो हज यात्री थे तो वो जहाज से, है ना, यहीं सूरत से ही रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। तो सूरत क्या था दोस्तों, सर्वदेशीय नगर था, यहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों, जो पुर्तगाली थे, डच थे और अंग्रेज थे, उनके कारखानों के माल गोदाम सूरत में ही थे।
आगे देख लेते हैं दोस्तों, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त में भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। तो उस टाइम पीरियड में जो अंग्रेजी इतिहासकार कौन था दोस्तों, ओविंगटन था। उसने क्या लिखा, सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर अलग अलग देशों के औसतन 100 जहाज है ना सूरत बंदरगाह पर है ना डेरा डाले रहते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। तो सूरत में क्या था दोस्तों, अनेक ऐसी दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। तो सूती कपड़ा को क्या करती थी दोस्तों, थोक भी बेचती थी और फुटकर कीमतों पर भी बेचती थी। आगे देख लेते हैं, सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। तो जो सूरत के क्या थे दोस्तों, वस्त्र थे, कपड़े थे, वो अपने सुनहरे गोटे है ना किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी क्या था दोस्तों, बाजार उपलब्ध था। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। तो राज्य ने क्या किया था, विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे और वहां भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। तो सूरत से जारी की गई जो हुंडियाँ होती थी दोस्तों, उनको क्या किया जाता था, दूर दूर तक, जैसे मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और क्या था दोस्तों, बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। आगे देखते हैं 17वीं शताब्दी, किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधःपतन प्रारंभ हुआ। जो 17वीं शताब्दी का अंतिम टाइम पीरियड था, अंतिम साल थे, उसमें सूरत का अधःपतन प्रारंभ हुआ और इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण। पुर्तगाली क्या करते थे दोस्तों, तो सूरत जो बंदरगाह था उसके पतन के कई कारण थे। तो उनमें क्या था, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जो बाजार तथा उत्पादकता की हानि थी, बाजार और उत्पादकता वहाँ की क्या हो गई थी दोस्तों, कम हो गई थी। और पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। तो आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। आज भी क्या है दोस्तों, सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। और उस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, जैसे मुगल सत्ता का पतन हुआ, बाजारों और वहाँ की उत्पादकता को क्या हुई, क्षति पहुँची और पुर्तगाली क्या किए, समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण कर लिए। साथ ही बम्बई से उनकी पुर्तगालियों की प्रतिस्पर्धा भी हुई। क्यों, क्योंकि बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। तो इस कारण से क्या हुआ था, उस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा सूरत का अधःपतन हुआ था। मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो मसूलीपट्टनम के लिए क्या चुनौती थी दोस्तों, ये मसूलीपट्टनम जो था दोस्तों, ये नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था, है ना, आज भी स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। और 17वीं शताब्दी में क्या था दोस्तों, यह अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के लिए एक नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया। तो हॉलैंड की जो डच थी और इंग्लैंड की जो ब्रिटिश थी, ये दोनों कंपनियों ने क्या किया दोस्तों, मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। क्योंकि तब तक वह आंध्र
तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, मसूलीपट्टनम का किला। मसूलीपट्टनम का किला कैसा था? तो हालैंड वासियों ने बनाया था। मसूलीपट्टनम के किले को किसने बनाया था दोस्तों? हालैंड वासियों ने, डचों ने बनाया था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। तो गोलकुंडा के जो कुतुबशाही वंश के शासक थे, उन्होंने क्या किया था दोस्तों? कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया था, जिससे कि वहाँ का जो व्यापार है वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न जाए। आगे देखते हैं, विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को धनी, आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। तो विभिन्न जो व्यापारी समूह थे, है ना, गोलकुंडा के कुलीन वर्ग, फारसी सौदागर, तेलुगु कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने क्या किया था? इस नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया था। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ का एक सौदागर था, क्या नाम था उसका? मीर जुमला नाम था। उसने क्या किया? डचों और अंग्रेजों को आपस में लड़ाना प्रारंभ कर दिया था। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? औरंगजेब ने मिलाया था। कब मिलाया था? 1686-87 में। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई थी। अब जो यूरोपीय कंपनियां थी दोस्तों, उनके सामने और दूसरे विकल्प ढूंढने की समस्या थी। अब क्या था दोस्तों? कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें। जो कंपनी की नई नीति थी उसके अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि जो पत्तन थे, है ना, पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं अदा करें। तो क्या हुआ था दोस्तों कि जो कंपनी थी उसकी जो नई नीति आई थी, तो उसके अंतर्गत केवल इतना ही उसको, है ना, कंटेंट नहीं लग रहा था कि जो भीतरी प्रदेश थे पत्तन के, वहीं पर क्या हो, उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखा जाए, बल्कि वो इस बात की भी आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि जो कंपनी के नए केंद्र हैं एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं अदा करें। आगे देखते हैं दोस्तों, जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठा। और जब कंपनी के व्यापारी क्या हुए दोस्तों, बम्बई वर्तमान मुंबई में, है ना, कोलकाता में और मद्रास में चले गए, वर्तमान चेन्नई चले गए, तब जो मसूलीपट्टनम था वो अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को खो बैठा। तब मसूलीपट्टनम का व्यापार और समृद्धि दोनों समाप्त सी हो गई। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधः पतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से कुछ अधिक नहीं है। तो आज क्या है दोस्तों, जो मसूलीपट्टनम है वो जीर्ण शीर्ण नगर से कुछ कम नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, नए नगर और व्यापारी। तो अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांस की जो वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार था, है ना, प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने प्रयास किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। तो जो भारतीय व्यापारी थे दोस्तों वो क्या बन बैठे? एजेंट बन गए इसके यूरोपीय कंपनियों के। और उन्होंने क्या किया?
समुद्री व्यापार पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए नौशक्ति का प्रयोग किया यूरोपियों ने। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। अंग्रेज क्या हुए दोस्तों, उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके आ गए। और क्या हुआ दोस्तों, वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों से रंग, रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता क्या हुई दोस्तों, घटने लगी। इसी काल से क्या हुआ दोस्तों, जो शिल्पकार थे उनकी क्या थी दोस्तों, स्वतंत्रता, है ना, उनका फ्रीडम कम होने लगा। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। जो बुनकर थे वो अपने कपड़े या बुनाई के जो नमूने थे उनको बेच नहीं सकते थे, है ना। जो पेशगी वो पहले से ले लेते थे, है ना, उसी के आधार पर उनको क्या करना पड़ता था, कपड़ा बुनना होता था और वही उन कपड़ों को लेते थे। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। तो जो कंपनी के एजेंट थे उनके द्वारा जो डिजाइन निर्धारित की जाती थी, है ना, कपड़े उन्हीं के मांग के अनुसार, है ना, उनको बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों का उदय हुआ। और ये नगर क्या थे दोस्तों, आज प्रमुख महानगर हैं। आगे देखते हैं, शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। गोरे शासकों ने क्या किया दोस्तों, मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में और कलकत्ता के फोर्ट विलियम की शानदार कोठियों में क्या कर लिया, अपने आवास को बना लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो दोस्तों अगले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहीं से सेशन समाप्त करते हैं और आगे की बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।